नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़ा ही एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको यहाँ से पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा होगा, बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एग्जाम हब में। देखो बेटा, अब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स या भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन हमारी आंखों के बारे में पढ़ा। मानव नेत्र क्या होता है, जब आप किसी की आंखों में देखते हो तो आपको क्या नजर आता है। तो जब भी आप उनकी आंखों में देखते हो, आपको जो श्वेत पटल है, कॉर्निया है, परितारिका है, पुतली है, आइरिस है, नेत्र लेंस आदि विभिन्न भागों के बारे में आप अध्ययन कर सकते हो। और इनके बारे में बड़े ही विस्तार से और बिल्कुल इजी वे से आपने इनको सीखा है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो बेटा जरूर हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करके वो वीडियो देखें, ताकि आपको वहां से समझ में आ जाए, क्योंकि वहां से प्रतिवर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आज के इस सेशन के लिए, आज का ये जो सेशन है आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के सेशन में अपन उन सब चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बच्चों को अक्सर कितना ही याद कर ले वो याद ही नहीं होती। और अगर आपने आज के सेशन को बड़े ही ध्यान से तरीके से देखा तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान आज के इस लेक्चर में, आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश का जो प्रिज्म होता है, वो कांच का जो प्रिज्म होता है उसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो किस प्रकार से अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। आपतित किरण किस प्रकार से गुजरती है तो क्या क्या अपना प्रभाव डालती है। इसके अलावा अपन बात करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की, वर्ण विक्षेपण में, जिसमें आप बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बड़ा ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और देखो ध्यान रखना, यहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जामिनर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उठा लेता है, जहां आप इनको रटते रह जाओगे। अगर आज आपने बिल्कुल तरीके से देखा तो छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी आपके लिए नहीं बचेगा जो आपको नहीं आए। कंप्लीट क्वेश्चंस के जो आंसर है आपको इजीली आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रिज्म की बारे में। प्रिज्म क्या होता है, किस प्रकार से उसका प्रकाश वहां से गुजरता है और किस प्रकार से उनका अपवर्तन होता है। देखो बेटा, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, इससे पहले वाला जो चैप्टर था आपका एक, जिसमें अपन ने बात की थी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, इन तीन चार मुख्य मुख्य प्रश्नों के बारे में आपने पढ़ा था। कि अपवर्तन में आपने क्या पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मूल मार्ग से भटक जाता है। और क्यों भटक जाता है, क्योंकि जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके जो वेग है प्रकाश का, वो वेग बदल जाता है। किस प्रकार से बदलता है, जब विरल से सघन में जाएगा कम हो जाएगा, सघन से विरल में जाएगा वापस तीव्र हो जाएगा। तो एक बार किरण अभिलंब के पास में आएगी, एक बार अभिलंब से दूर हटेगी। इन्हीं नियमों का पालन करते हुए अपन देखेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूं प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की, तो उससे पहले मैं बात करूं प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, तो प्रिज्म होता है कांच का एक त्रिभुजाकार फलक। कांच का एक, अगर हम त्रिभुजाकार फलक की बात करें जिसमें दो भुजाएं आपस में किसी कोण पे जुड़ी हुई हो। कांच का ऐसा त्रिभुजाकार फलक जिसमें जो दो भुजाएं होती है आपस में किसी कोण के द्वारा जुड़ी हुई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो ये तो हो गई प्रिज्म की परिभाषा। प्रिज्म देखो मुख्य क्या होता है, एक तो प्रिज्म कोण, अपन बात करेंगे एक तो किसकी, प्रिज्म कोण की। तो कांच के त्रिभुजाकार फलक में जो दो फलक होते हैं जो पार्श्वों में एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। अगर मैं इस प्रिज्म की बात करूं तो यहाँ पर ये जो कोण ए है वो क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण। क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण कहलाता। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछ लिया जाता है कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है। तो जो कांच का त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है, त्रिभुजाकार जो फलक होते हैं उसमें जो तीन फलक होते हैं उनमें से कोई भी दो फलक जो पार्श्व साइड में किसी कोण पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वही क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। अब अपन बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा, प्रिज्म से। देखो बड़े ही विस्तार से और डिटेल से आपकी बुक में बताया गया है, और आई थिंक अगर आप उसे कितनी भी बार रट लो समझ लो वो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। पता नहीं वो कौन कौन सी किरणों की बात करें, कौन सी किरणें कहाँ से आ रही है, कौन सी किरणें कहाँ से जा रही है, किस प्रकार से आ रही है। मैं कह रहा हूं कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आपको सीधा सीधा से याद हो जाएगा। देखो अपन क्या करते हैं कि त्रिभुजाकार कांच का प्रिज्म लेते हैं, इसे अपन ने किसी ड्राइंग शीट पे रखा और इसका प्रारूप बना दिया ए बी सी, तीनों की बॉर्डर बना दी अपने पेंसिल की सहायता से, ए और बी और सी।
अब जो इसका ए बी फलक है, यहां पर मैं कोई एक तिरछी रेखा प्रवेश करवाता हूं यहां से। अगर आपको प्रकाश की एक किरण है, अगर आपके पास लेजर लाइट हो और अगर कांच का एक प्रिज्म हो तो आप उसके द्वारा ये प्रयोग करके देख सकते हैं। जब आप एक श्वेत प्रकाश की किरण को कांच के त्रिभुजाकार किसी एक फलक पे डालेंगे, जैसे एबी फलक पे डालेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे ये कांच के अंदर प्रवेश करती है, इसका क्या हो जाता है? अपवर्तन। क्या हो जाएगा? इसका अपवर्तन। और जैसे ये कांच से वापस बाहर निकलेगी, इसका फिर से क्या हो जाएगा? अपवर्तन। ठीक है, यानी यहां से तो ये हो गया वायु वाला विरल माध्यम, ये आपका कांच है, कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। और ये वापस वायु हो गई, तो कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि हम एक त्रिभुजाकार प्रिज्म लेते हैं जिसकी पेंसिल से रूपरेखा एबीसी बनाते हैं। ठीक है, इस प्रिज्म की जो एक भुजा है एबी, इस भुजा पे अपन है पी और क्यू, मान लो मैंने बिंदु पी और क्यू के रूप में एक किरण डाली। ठीक है, जो त्रिभुजाकार फलक को बिंदु ई पर काटती है, जो त्रिभुजाकार फलक है उसके ए बी पर की स्थित कोई बिंदु ई है, वहां से त्रिभुज में प्रवेश करती है। जब मैंने इसका प्रतिबिंब देखा, इस किरण को एसी फलक से देखा, तो ये मुझे मान लो जी और एच दिशा में जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, मान लो मैंने इसे प्रिज्म को हटा लिया, प्रिज्म को हटाया और जी एच को पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये मान लो जो एसी फलक है उसे एफ बिंदु पर काट रही है, एफ बिंदु पर काट रही है। तो मैंने क्या किया? ई और एफ किरण को आपस में मिला दिया, जो किरण ई थी और जो किरण एफ था उन दोनों को आपस में मिला दिया। इससे एक प्रकार से डायग्राम। अब मैंने क्या किया? जो बिंदु ई था इस पर एक अभिलंब डाल देते हैं अपन। मान लो मैंने अभिलंब डाला एन और एन डेस। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने एक अभिलंब डाल दिया एफ पर। ठीक है, मान लो ये अभिलंब था एम और एम डेस। क्लियर है? अब इसमें अपन क्या करेंगे? देखो, जो प्रकाश की किरण PQ है इसको मैं डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ाता हूं। भाई ये इस प्रकार से जानी चाहिए थी लेकिन जा नहीं रही है। इसी प्रकार से जो ये निर्गत किरण है इसको भी मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं। तो दोनों किरणें जिस जगह काटते हैं वहां पर भी एक कोण बनता है। ठीक है, मैं ई नाम लिख दूं, अपन डेल कह देते हैं इसको। ठीक है, या क्यू या स्मॉल में जो भी आपको नाम लिखना है वो नाम लिख देते हैं। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या क्या होगा, आप प्रेक्षण कीजिए। इसमें क्या होगा? PQ तो देखो पूछ सकता है इसमें आप, PQ तो कौन सी होगी? आपतित किरण। PQ तो कौन सी है? आपतित किरण। समझ में आ रहा है? ठीक है, और जो E और F है वो हो जाएगी आपके लिए अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, मैं बात करूं G और H की, ये हो जाएगी निर्गत किरण। ठीक है, एन और एन डैश क्या हो जाएगा? अभिलंब ई पर, और एम और एम डैश क्या हो जाएगा? एफ बिंदु पर अभिलंब। अच्छा, इसी प्रकार से देखो आपने जब यहां बनेगा कि कोण, कोण आई, कोण आर, तो ये तो हो जाएगा आपके लिए अपवर्तन कोण, और ये हो जाएगा, ये तो हो गया आई तो अपवर्तन कोण, सॉरी आपतन कोण। आर हो जाएगा आपके लिए अपवर्तन कोण। ठीक है, यहां पर एक कोण का निर्माण होगा जिसे अपन कहेंगे कोण ही, जिसे अपन कह सकते हैं निर्गत किरण, निर्गत कोण। ठीक, अब इसमें एक विशेष और है विचलन कोण, विचलन कोण जिसे आपने इस प्रकार से दर्शाया है। यानी अगर आपको ये पूछे, पिछली बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण, तो आप क्या बताओगे कि जो आपतित किरण थी PQ, जो आपतित किरण थी PQ और जो निर्गत किरण थी GH, अगर दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये किसी एक बिंदु पर मिलती है। मान लो बिंदु O है, दोनों किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है उस बिंदु पर जो बनने वाला कोण है उसे हम विचलन कोण कहलाएंगे, कहते हैं। कौन सा कोण कहेंगे? विचलन कोण। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। एक बार अपन इसके जो बुक में दिए गए डायग्राम उससे एक बार और देखते हैं। देखो, देखना बेटा ध्यान से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको विशेष रूप से ध्यान से तरीके से पढ़ना बेटा। देखो, ठीक है, त्रिभुजाकार फलक है, प्रिज्म कहलाता है, और जो दो फलक जहां आपस में मिल रहे हैं वो क्या कहलाएगा? प्रिज्म कोण।
आपने एक पीक्यू यहां पर पीक्यू रेखा खींची ए बी फलक पर, ठीक है, और ये एसी से जहां दिखाई दिया अपन ने क्या कर दिया, और आर और एस बिंदु, ठीक है, फलक को अपन ने हटा लिया, पीक्यू को आगे की तरफ बढ़ाया, जो बिंदु क्यू था और किन बिंदु आर था उनको आपस में मिला दिया, इसी प्रकार से आर और एस को मिला दिया। क्यू पे अपन ने विलंब डाल दिया एक, मान लो अपन ने विलंब डाला एल और एन डेस, इधर डाला एम और एम डेस, ठीक है। यहां पर जो कोण बना ये तो क्या कहलाएगा, आपतन कोण, ये कोण क्या कहलाएगा, ये वाला अपवर्तन कोण, और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, निर्गत कोण, ठीक है। पीक्यू कौन सी है, आपतित किरण, ये किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण, ये कौन सी है, निर्गत किरण, ठीक है। देखो आपतित किरण पीक्यू यहां से लेकर यहां तक, निर्गत किरण आर एस, अगर आप इनको पीछे की तरफ डॉट डॉट करके बढ़ाएं तो ये जो यहां पर बनने वाला कोण है, जो भी नाम दे दे इस कोण का ध्यान रखना, ए बी सी डी पी क्यू आर एस ओ, जो भी नाम दे, दोनों जिस अहम बिंदु पर मिल रही है, तो अहम बिंदु पर ये जो बनने वाला कोण है ये क्या कहलाता है, विचलन कोण। आप कहोगे कि सर हम परिभाषा कैसे लिखें, तो आपतित किरण पी क्यू और निर्गत किरण आर एस को पीछे की तरफ बढ़ाने पर दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण किसे कहेंगे, कि त्रिभुजाकार कांच का जो प्रिज्म है उसकी जो दो भुजाएं हैं, दो फलक है, जिस भी कोण पर किसी कोण पर एक दूसरे से मिलते हैं उस कोण को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं, या जो कोण ये है वो प्रिज्म कोण का काम करेगा। आई थिंक शायद आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका डायग्राम देख लेना, एक प्रिज्म कोण, एक विचलन कोण, एक प्रिज्म की परिभाषा, ये तीन चीजें। तो अच्छा, इसके अलावा डायग्राम आपको देखकर ये पूछा जा सकता है इसमें आपतित किरण कौन सी है, निर्गत किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण कौन सी है, आपतन कोण कौन सा है, अपवर्तन कोण कौन सा है, निर्गत कोण कौन सा है, और विचलन कोण कौन सा होता है। तो आई थिंक शायद आपको इसको डायरेक्ट समझ जाओगे, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण और ये विचलन कोण, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, क्लियर है, ठीक है बेटा। आगे देखो, ये तो हो गया किसी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अब इसी में अपन बात करते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की, इसी में अपन बात करते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की, कि वर्ण विक्षेपण क्या होगा, ठीक है। देखो बेटा, आपने पढ़ा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो मुख्य रूप से कैसा दिखाई देता है, श्वेत रंग का। कैसा दिखाई देता है, श्वेत रंग का। जब ये जो श्वेत किरण है, ये व्हाइट किरण है, किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, जैसा कि अभी अपने पढ़ा, तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन में क्या होगा कि प्रकाश के अलग अलग रंग का वेग अलग अलग होता है, प्रकाश के भिन्न भिन्न रंग का वेग अलग अलग होता है, इसलिए हमें 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण। आपको अगर एक लाइन में परिभाषा लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, जब सूर्य का प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। आपको पूछे समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन दे दे, डिटेल से पूछे, चित्र सहित पूछे, तो चित्र तो ये आ गया आपके लिए, ठीक है। और देखेंगे दोबारा से अपने चित्र को, एक चीज तो ये, तो आप क्या बताओगे, जब प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो चूंकि प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों का वेग अलग अलग होने के कारण प्रकाश के सभी रंग अलग अलग रूप से अपवर्तित होते हैं, जिससे हमें 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है। और इस 7 रंगों की पट्टिका को बेटा अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। इस स्पेक्ट्रम के जो सबसे ऊपर का रंग होता है बेटा वो रेड होता है, जो सबसे नीचे का रंग होता है वोयलेट या बैंगनी होता है। सबसे नीचे का रंग बैंगनी होता है, सबसे ऊपर का रंग क्या होता है, रेड या लाल होता है। अगर आपको नॉर्मल डायग्राम बनाना हो तो आप इस प्रकार से ये डायग्राम बना सकते हैं। देखो नॉर्मल वे में अगर आपको ये डायग्राम बनाना हो, त्रिभुज हो गया ए बी सी, तिरछी रेखा इस प्रकार से अपवर्तन होगा, इस प्रकार से अपवर्तन होगा। यहां पर अपन को क्या होगा, 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है, ठीक है।
ठीक है, एक बार इसको दोबारा बना लेते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हो, इसमें ऊपर का रंग रेड और नीचे का रंग वॉयलेट। क्लियर है? इस प्रकार से आप एक डायग्राम के रूप में इसको दर्शा सकते हो। बाकी का एक्चुअल डायग्राम क्या लिखोगे? जब सूर्य का प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो प्रकाश के वेग में डिफरेंस के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, जिसे अपन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्यों होता है? प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों का वेग अलग अलग होता है, जिससे हमें 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है। इस पट्टिका को अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इस स्पेक्ट्रम में जो सबसे ऊपर का रंग होता है लाल और सबसे नीचे का रंग होता है बैंगनी। अगर आपको ये पूछे कि स्पेक्ट्रम में वर्णों का क्रम कैसे होता है, जो रंग है उन रंगों का क्रम क्या होता है, तो विबियोर, VIBGYOR, विबियोर। वी यानी वॉयलेट, आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, और वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये नीचे से ऊपर की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ रंगों का क्रम है। अगर आप बात करें हिंदी में तो अपन हिंदी में कह सकते हैं बेजानी है पीला ना, बेजानी है पीनाला। ठीक है, बे से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसमें जो सबसे ऊपर का रंग होगा लाल और सबसे जो नीचे का रंग होगा वो बैंगनी। अब बात आती है ऐसा क्यों होता है, तो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में भी आपको बताया था कि जो लाल रंग का वेग होता है वो सर्वाधिक होता है। लाल रंग का वेग सर्वाधिक होता है और बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। तो लाल रंग का वेग सबसे अधिक होने के कारण, लाल रंग का वेग सबसे अधिक होने के कारण इसका जो अपवर्तन होगा वो सबसे कम होगा, सबसे कम अपवर्तन होगा। इसलिए ये ऊपर की तरफ बैंगनी रंग का जो वेग है सबसे कम होता है, इसलिए इसका अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा नीचे की तरफ झुकती है। तो सबसे नीचे बैंगनी रंग और सबसे ऊपर लाल रंग होता है। तो किसका अपवर्तन सबसे ज्यादा होगा? बैंगनी का। किसका सबसे कम होगा? लाल का। क्यों होगा? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य या लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का वेग सबसे कम या तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपके लिए वर्ण विक्षेपण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इस साल के लिए इस टॉपिक को इंपोर्टेंट मान के चलना। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में विथ डायग्राम पूछा जा सकता है। तो डायग्राम को भी ध्यान रखना है और इसको भी ध्यान में रखना। देखो परिभाषा देख सकते हो, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना बेटा। क्यों होता है? देखो, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, ध्यान रखना, इसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आपके लिए इसीलिए लेके आया हूं कि एक बार आप इसको थोड़ा ढंग से तरीके से देख लेता कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकाश में विभिन्न रंगों का वेग, प्रकाश के विभिन्न रंगों का वेग भिन्न भिन्न होने के कारण हमें रंगों का समूह प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। आपको पूछे ना स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में जो रंगों का समूह प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम का जो सबसे ऊपर का सिरा होता है वो तो लाल ऊपर का सिरा, और जो सबसे नीचे का सिरा होता है वो कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इन रंगों के विक्षेपण का क्रम बेजानी है पीनाला या क्या होता है? विबियोर, VIBGYOR, विबियोर होता है। क्लियर है? ठीक है बेटा, आगे देखो। अगला टॉपिक है अपना वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो ये सारी चीजें आपको, अगर वो चैप्टर पढ़ाया हुआ है, अगर वो चैप्टर आपने देखा है, 9वां चैप्टर अगर आपने ढंग से तरीके से पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। अगर आपने वो चैप्टर अब तक नहीं पढ़ा है तो भी फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, और आप हमारे लिंक में जाकर उस चैप्टर को देख सकते हैं। फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8 नंबर का चैप्टर है, वहां से 100% क्वेश्चन जो भी आएंगे आप आराम से कर पाओगे, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, देखो अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ध्यान रखना, ये जो परिभाषा दोगे ना, ये सभी अपवर्तन से आधारित घटनाओं में काम में आ जाएगी।
जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। तो मैं बात करता हूं यह वायुमंडलीय क्या होगा। तो जब प्रकाश कहां से वायुमंडल से गुजरता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में विभिन्न परतों का भिन्न भिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग। जिससे प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है, जिससे प्रकाश का क्या होता है? बार बार अपवर्तन। देखो ये सारी घटनाएं वायुमंडल में हो रही है, इसलिए इसका अपन ने क्या नाम दे दिया? वायुमंडलीय अपवर्तन नाम दे दिया। ठीक है, कौन कौन सी है? देखो, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। अगर एक सिंगल लाइन के क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो रात्रि में तारों का टिमटिमाना और अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्योदय। क्या होता है अपन डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, क्यों होता है वायुमंडलीय अपवर्तन? अपवर्तन लिखोगे तो भी सही है, अगर वायुमंडलीय अपवर्तन कहा तो भी 100% सही है। क्लियर है? देखो, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो सतत रूप से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर बढ़ता है। ठीक है, अलग अलग परतों से गुजरता है। इस कारण प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होती है और वातावरण में होने के कारण इस अपवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। सबसे पहली घटना की बात करते हैं, रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। एक तो इनका कारण लिखना है, कारण में सिंपल सा उत्तर लिख देना, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, बात आती है क्यों होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यों होता है। देखो, तारे पृथ्वी से दूर है, बहुत दूर है। ठीक है, तो जब इन तारों से आने वाला प्रकाश, ये जो तारे हैं, ठीक है, इन तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है। किससे गुजरता है? वायुमंडल से। ठीक है, और वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल की परतों का घनत्व है, परतों का घनत्व क्या होता है? अलग अलग। और जब परतों का घनत्व अलग अलग होता है तो प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। क्लियर है? तो एक लाइन में आप क्या लिखोगे कि जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश, जब तारों का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल की विभिन्न परतों में का घनत्व अलग अलग होने के कारण प्रकाश का वेग लगातार बदलता रहता है, और प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। जिससे जो तारे हैं उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो बदलती रहती है। जैसे मैं बात करूं, तारे की वास्तविक स्थिति यहाँ है, लेकिन पृथ्वी पर आते आते हमें ये आभास होता है कि तारा कहाँ स्थित है, यहाँ। कभी यहाँ स्थित होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। तो लगातार तारे की स्थिति लगातार बदलती रहती है, तो हमें ये लग रहा है कि जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तारे टिमटिमाते नहीं है, तारे अपनी जगह स्थिर रहते हैं। किसके कारण से ये टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्लियर है? ठीक है बेटा, आगे देखो। आप अगर थ्योरी देखना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो देख लेना कि तारों से आने वाला प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है, अनियमित होता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तनांक भी बदलता रहता है। ठीक है, इस कारण तारों से आने वाली किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती रहती है और आंख में पहुंचने वाली प्रकाश की मात्रा भी बदलती है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं, तारे तो टिमटिमा रहे हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। देखो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों नहीं होते? देखो क्यों। पहला कारण तो ग्रह तारों की अपेक्षा निकट है, तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट है। पहला तो ये हो गया। दूसरा,
तारों को क्या कर सकते हैं, सॉरी ग्रह को सूक्ष्म प्रकाश स्रोतों का समूह मान सकते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म, जैसे मान लो बहुत सारी टॉर्च लाइटें अगर एक साथ जला दी जाए तो है तो छोटे छोटे सूक्ष्म प्रकाश पुंज, लेकिन सारा मिलकर क्या हो गया, एक बड़ा प्रकाश पुंज का निर्माण करता है, प्रकाश स्रोत हो गया। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, इन प्रकाश स्रोतों से आने वाले प्रकाश की मात्रा में, ठीक है, इस प्रकाश समूह से आने वाले प्रकाश की मात्रा में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन का जो औसत मान है, परिवर्तन का जो औसत मान है वो क्या होता है, शून्य होता है। ऐसा नहीं है कि इनका अपवर्तन नहीं होता, इसका भी अपवर्तन होता है, लेकिन एक तो ये निकट है, विस्तृत प्रकाश का स्रोत है, तो जब किसी प्रकाश के स्रोत से इतनी असंख्य प्रकाश की किरणें एक साथ आती है तो इन सभी प्रकाश की किरणों में जो होने वाले अपवर्तन का औसत मान है ना, वो शून्य हो जाता है। और अपवर्तन का मान शून्य होने के कारण हमें वो वस्तु वहीं दिखाई देती है जहां पहले थी। इसी कारण से जो ग्रह होता है वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना ये। ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्योंकि तारों की अपेक्षा, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, इन्हें विस्तृत प्रकाश स्रोत की बानी बात माना जा सकता है। अगर अपन बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों की बात करें, ठीक है, तो इनसे जो प्रकाश स्रोत है हमारे नेत्रों में प्रकाश प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में जो कुल परिवर्तन का औसत मान है वो शून्य होगा, इसलिए हमें ये टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। देखो अगली घटना है अपने लिए अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। क्या होता है, अग्रिम का मतलब होता है वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व, 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का दिखाई देना। विलंबित का क्या है, वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक सूर्य दिखाई देना। क्लियर है, यानी अग्रिम सूर्योदय, सूर्य उदय होने वाला होता है जब सूर्य क्षैतिज पे होता है। देखो मैं बात करूंगा, ये क्षैतिज वाली लाइन है, ये अपनी क्षैतिज वाली लाइन है। जब सूर्य क्षैतिज से नीचे होता है, जब सूर्य क्षैतिज से नीचे होता है तो क्षैतिज से नीचे होने के कारण जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन। और जब यह अपवर्तित हुआ प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हमें सूर्य क्या दिखाई देता है, क्षैतिज से ऊपर। यानी वास्तविक सूर्योदय होने के 2 मिनट पूर्व ही हमें सूर्योदय का आभास हो जाता है, सूर्य दिखाई देने लगता है। इसे क्या कहते हैं, अग्रिम सूर्योदय। और सूर्यास्त के पश्चात सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरती है तो उनका बार बार अपवर्तन होता है, जिसे हमें सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक भी सूर्य दिखाई देता है। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूं कि वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त के मध्य लगभग 4 मिनट के समय का अंतर होता है। अग्रिम सूर्योदय 2 मिनट पूर्व है और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना। तो इसका अगर मैं उत्तर पूछूं तो सबसे पहले लाइन में तो आप ये कह सकते हो किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये घटना होती। क्लियर है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये घटना होती है। कैसे होती है, जब सूर्य क्षैतिज पे होता है तो पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरती है तो विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होने के कारण प्रकाश का वेग निरंतर बदलता रहता है, जिससे प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है। और जब ये अपवर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हमें सूर्योदय के 2 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक सूर्य दिखाई देता है। मैं फिर कहता हूं बेटा ये सामान्य सी जो लाइनें दिमाग में बैठा लो। आप तारों की बात करें या ग्रहों की बात करें, आप ये कह सकते हो
तारों से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करता है तो विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है, जिससे इनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। और जब प्रकाश इनमें प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग लगातार परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है। और जब ये अपवर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और वहां कह सकते हैं कि जो सूर्य उदय होता है या सूर्यास्त होता है उसके पश्चात भी हमें सूर्य दिखाई देता है। तो ये हो गया एक तो आपके सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज में ये सारी चीजें आपको ध्यान से तरीके से इनको देखना है। ठीक, आप अगर इनका आंसर देखना चाहिए तो आप ये देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लेना और इसका आंसर लिख लेना, वही सारी चीजें जो अभी अपन ने पढ़ी। ठीक है, देखो बेटा ये तो थी आपके प्रकाश से रिलेटेड कुछ घटनाएं। आज अपने पढ़ा प्रकाश के प्रिज्म, तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो किस प्रकार से विकर्णित हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है, जिसमें अपने पढ़ा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। उसके बाद में अपने पढ़ा वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, क्यों होता है, और वायुमंडलीय अपवर्तन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है, जिनमें मुख्य रूप से दो घटनाएं जो आपके सिलेबस में दे रखी है उनका अपन ने पढ़ा कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना और अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय, यानी सूर्यास्त के 2 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना, ये दोनों ही घटनाएं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण घटित होती है। आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आज का बेटा, इसको ध्यान से तरीके से ढंग से समझना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना है और 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार। ठीक है, तो ढंग से पढ़े, तरीके से पढ़े और हर एक कंसेप्ट को फॉलो करें, रटे नहीं, बार बार अपनी कॉपी में लिख के याद करें। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ नए ट्रिक्स के साथ, ताकि आपके लिए वो सेशन भी बहुत इजी और आसान हो जाए। अगर आप अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कर दें। जो नए व्यूवर्स आए, नए लोग अगर हमसे जुड़े हैं, वो सबसे पहले चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलें। अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक में से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके लिए उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।